अच्छा. So that was a shorter. So while I was looking at possibilities for today, तो फिर क्या हुआ that I came across this beautiful talk by Krishnamurti in 1965. अच्छा. So it was a very, very long time ago, and I heard it in Uttarkashi. I had gone there for a retreat, and I found it very refreshing because it was, I think, quite earlier on, because after that he passed away only after another 21 years. So it was very refreshing and very direct. Sometimes, very, very truthful, very honest actually. So I thought maybe वो तो share कर लिया, और इसको भी read करेंगे जितना हो सकेगा until say maybe about 25 minutes. और अगर थोड़ा रह गया then we'll follow it up. We'll send the link and one can read later also. But I thought we would read from this and then leave enough time for conversation on it also. हाँ, नहीं ठीक है. As much as we can. जो भी इनके सारे जो डिस्कोर्सेस थे, मेरे ख्याल से ये सारे आपस में वो टॉक के थ्रू ही है शायद. इनके जो डिवोटीज थे इनकी टॉक ही है ना, जैसे रमन महर्षि की थी. मैंने इनकी ऑडियोज ना इसमें से सुनी है कई. ऑडियोज भी बहुत अच्छे हैं. ऑडियोज वीडियोज दोनों हैं. आंसर के तौर पे जैसे इन्होंने किया हुआ है ना डिस्कस इसको बिल्कुल. तो उस तरीके से किया हुआ है, तो वो मैंने काफी सुना है इनका. अभी हम लोग वहाँ एक रिट्रीट में गए थे. वी हैड गॉन फॉर अ रिट्रीट इन नियर बाय इन वेस्ट बंगाल. 3 दिन वहाँ थे, तो बहुत अच्छा था. वी हैड एक्चुअली इन दैट एरिया वी हैड रीडिंग्स फ्रॉम ऑडियोज. वी हर्ड बेसिकली ऑडियोज. देयर वाज अ पर्टिकुलर सीरीज which was very, very interesting. It was called The Seed of a Million Years. वो सीरीज एक बार बहुत इंटरेस्टिंग था. शेयर करेंगे एक बार उसका लिंक. उसका मेरे ख्याल से फेसबुक वाला आपने किया है शायद, मेरे ख्याल से इसमें बुक में. हाँ वहाँ पर डाला है मैंने. आपने किया है? मैंने देखा था आपका फेसबुक पे था ना आपका रिट्रीट का. हाँ, मैंने देखा था. चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं. वो लंबी. हाँ, क्या कह रहे हैं आप? लंबी क्या? नहीं, हम बोल रहे हैं लगभग ऐसे नॉर्मली अराउंड 14, 15, 16 पीपल होते हैं ऐसे रिट्रीट में. अच्छा. So there were still about 14 people there, including of course Deepak, my brother was there, Amita was also there. So and some people from Shantiniketan, Kolkata. So normally we do it in some Krishnamurti center usually, but this time everybody said why don't we do it here only nearby somewhere. अच्छा, तो वहाँ पर आप लोग ये मतलब इसका करते हैं, कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स के ऊपर बातचीत होती है वहाँ. रिट्रीट मतलब वहाँ पर करते क्या हैं आप वहाँ पर? यही मतलब कृष्णमूर्ति की आपस में जैसे ये जो वो जो इनका जो वो है मतलब टीचिंग्स जो है उसके बारे में मतलब आपस में कम्युनिकेशन होता है. क्या होता है इसमें? जैसे कोई टॉपिक लेते होंगे ना. हाँ, मैंने वहाँ पर एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऑडियो सिलेक्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज, तो फिर ऑडियो को पहले हम सुन लेते हैं ऑडियो को, फिर उसके बारे में देन फ्रेंड्स हैव सम क्वेरीज और व्हाटएवर, देन दे रेज दैट फॉर हाफ एन आवर का उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन. बिकॉज एज वी नो एक्चुअली इनकी टीचिंग्स इतनी होलिस्टिक है, तो कोई चीज को अलग चीज से मैंने इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एनीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज टुगेदर. जैसे अगर एजुकेशन के साथ में भी लिविंग है, एजुकेशन के साथ में भी ऑल एवरीथिंग इज ऑल लिंक्ड. सो एवरीथिंग कम्स नॉर्मली इन द टॉक समहाउ और द अदर. आप जहां से भी शुरू करें आप वहीं चले आएंगे लास्ट में. ऐसा लगता है वो रियल लाइफ पे जाके खत्म हो जाती है चीज सब. बिल्कुल. बिल्कुल. चलिए शुरू कर लेते हैं. मेरे ख्याल से जो आपने भेजा है ना, मेरे ख्याल से उससे रिलेटेड करना है ना आज. ठीक है. तो should I start? सरिता जी, should I start? बिल्कुल. I just start the reading, and then at some point, because it's about 8:50, so that we have a little time, just a little time, and then I think we'll leave the balance of the reading for later. So as I said, this talk was given by him in Madras. That time it used to be called Madras, and it was given as far back as 1965. And when I heard it in Uttarkashi, in the midst of all those trees etc and flowing river and all that, इसका impact कुछ और ही आ रहा था, because there is no chance for your own interpretation of things. Most of the time हम अपने filters के through interpret करते हैं, इसलिए थोड़ा everything sounds very different. और हम either accept करते हैं या तो reject करते हैं, agree करते हैं या disagree करते हैं. तो वहाँ पर ये चीज नहीं था. वहाँ पर because of the environment, it was very beautiful. It was just soaking in, slowly. So I will just read it. At some point we will stop so that we have some time to discuss also. Okay. ठीक है.
So I've just titled it, What is the Religious Mind? That was the title of the talk. As this is the last talk, I would like to talk about what is a religious mind. I would like to go into it rather deeply and investigate together this whole question of man's search for something beyond his own petty limitations, trying to find something beyond his own measure, and to share, to go into it together. The word religion must be clearly understood. Man has always sought, through million years and more perhaps, some deity, some divinity, something other than this transient world. And always he has created out of his imagination, out of his search for something permanent, something which is not easily destructible. He has created images or symbols which he has carved according to his own image, according to his own imagination, according to his poetry of life, according to his limitations, fears, hopes, and all the travails of life. And having established an image carved by the hand or by the mind, he began to worship it, to give it day after day flowers, to go to it regularly, to look to it as a protection against the weather, against death, against disease, against various calamities that man is heir to. But it seems to me this adherence to something that has been well established for centuries, this resorting to the temples, their rituals, their beliefs, their dogmas, has really no meaning at all. If you go into it deeply and observe it for yourself, there is no meaning in our daily active life of misery, despair, insufficiency, and fear. So therefore, one has to find out for oneself if there is such a thing as a religious mind, not a religion. To find that out, one must put aside all that the priests have invented, along with their saviors, with their rituals, with their everlasting repetition of words. We must put all those aside completely and start as though anew. And that is the only way to find out, as though organized belief, religions, rituals, the so-called sacred books never existed. And as though you have never read them. Actually, they have no meaning in daily life. What has meaning is our daily life of struggle, of misery, of pain, of not being able to go beyond our own limited activities of the body, of the heart, or of the mind. Our life is very, very limited, circumcised by so many things, by circumstances, by fears. Is it possible for man to go beyond that? That is really the fundamental issue, not whether there is God or no God, whether you believe or you don't believe. It does not make any difference whether you believe or you don't believe. Your belief is the result of your conditioning. If you are born a Muslim, a Christian, a Hindu, your society shapes your thinking, your belief, your thoughts, your feelings. And in the communist world, they do not believe in it at all. They think you are talking sheer nonsense. So really, to find out, one must put away from oneself all this. One must put away the absurdities of so-called religion with its rituals, with its mutterings, whether in Latin or in Sanskrit, so that one can face the reality of what is. We have to take this journey together, not abstractly, not in theory, not listen to a talk and follow the words and think perchance you have got something out of it. All that has no meaning at all. What has meaning is to explore, and in the very act of exploration, to bring about a radical change in daily living. For this is the basis, that is the foundation on which one can build the daily living with its agony, with its boredom, with its loneliness, with its fear, with its unseeable future. It is the daily living that we have to investigate, to explore. And to explore, you need passion. You need tremendous vitality, energy. And very few have the energy, or rather the passion, to inquire. We are, most of us in the modern world, discontented with almost everything, with the family, with the job, with the routine of life, with loneliness. If we are completely discontented, we try to find an action through an organization, through social reform, through political reform, or through religious reform. Always reforming. Or not entering that kind of activity. One goes within oneself as the monks are supposed to do, but the monks do not go within themselves at all. They have all the outward appearance of a simple life,
But a simple life begins only when you have put away dogma, belief, and authority. Then you can go within. There is energy created through friction, through resistance, through battle, through conflict, that engenders a certain form of energy, as one can see. You want something, you go after it. You are miserable, you are unhappy, you cannot get on with your wife or your husband, you battle. And from that resistance battle comes a form of energy, which is really hate, envy, greed. And discontent is so easily satisfied. You find some channel through which you can fulfill yourself, or your hopes, or your fears, and you are satisfied immediately. But to keep this discontent at its height, to keep it hot burning without finding any channel, to keep it terribly alive, one must inquire into oneself and discover that energy which has no motive. And that is what we are going to do, if we may, this evening. We are going to discover for ourselves if there is a passion and energy, a very simple way of looking at life without battle, without conflict, without seeking an end. To do that, one must go within oneself. And one cannot go within oneself except by going through outward activity and then moving from there inward. Without understanding the world, society, without understanding your relationship as a human being to the world, to that society, without understanding your job, your wife, your family, your word, your gesture, and so on, you cannot begin to go inward. And that is very difficult to do. So one must begin to find out the meaning and the significance of our outward activities, but that is the only test we have. You cannot deceive yourself there. Whether you hate, whether you are bored, whether you are deceiving others or deceiving yourself, whether you are frightened, whether you are happy, whether you are creating in this world something out of your own self-centered activity, if you have no criterion as a test from the outside, how can you go within yourself and discover the most extraordinary, complex entity with all its deceptions, motives, anxieties? So to go within and to go very far within you, you must look to the outside and find it. That is, as the tide goes out and the same waters come in, so must we. We must rise on the tide which goes out, which is our relationship to the world, and having understood that, ride on that water and move within. So you have to look at your relationship to the world. Your relationship begins with the family, the wife, the husband, the children. That is the world you live in. You have to find your relationship. You have to find out what it is based on. Not deceive yourself. What is it actually based on? Habit, a certain tradition, a narrow little escape or circle, and we live in that. The family is composed of the husband, wife, and children, and there we dominate or dominate it emotionally, sexually. There we are dependent. Let's observe ourselves. You are not merely listening to a lot of words. One can build on a lot of words, but that does not get you very far. The family is like living in one part of a big house, in one little room, and making an extraordinary thing out of that one little room, which is the family. The family has only importance in relation to the whole of the house. And that one room is in relation to the whole of the house. So is the family in relation to the whole of human existence. But we separate it. We cling to it. We make so much about the family, my relations and your relations, and we battle with each other everlastingly. And the family is like a little room in that house. When we forget the whole house, then the little room becomes terribly important. So also the family becomes very important when you forget the whole of human existence. The family has importance in relation to the whole of human existence. Otherwise, it can become a dreadful thing, a monstrous thing. You know what caring is? If you care when you plant a tree, you care for it, you cherish it, you nourish it, you find the right soil, the right fertilizer, you care, you watch it infinitely. I do not know if you have ever planted a tree, a seedling, and watched it every day. You have to dig deep before you plant. Then see the soil is right. Then plant. Then protect it. Then watch it every day. Look after it as though it was a part of your whole being. But you do not seem to love your children that way. If you did, then you would have a different kind of education altogether. There would be no wars. There would be no poverty. The mind then would not be trained to be merely technical. There would not be competition. There would be no nationalities.
And because we do not love, all this has been allowed to grow. Therefore, one has to begin with the very near thing and discover from there the actual state of one's mind and one's being. And that is very difficult to do because we find in ourselves so many ugly things, conscious as well as unconscious, and we cannot face them. We rather run away to a temple or to a church or to a cinema or to some other organized amusement. And the temple or the church is also an organized amusement. And to face something actually demands energy. You have no energy if you are battling uselessly about nothing. And that is what most of us are doing. You are not concerned with function alone, but you use the function to arrive at a status. And therefore, the status becomes far more important than the function. And hence, there is the battle for status, not for the efficiency of function, but for what you can get out of that function, what position, what power, what prestige, what status. And hence, there is competition for status, not for functioning efficiently. So most of us obey because we want power, position, status, and we will gradually climb to that status through obedience and therefore cultivate inefficiency, cultivate this obedience and the fear that goes with it. To find out what is the religious mind, you must understand not only the relationship of yourself with the family, with society, and beyond, but also this whole process of the search of power, which is to dominate either in the family or in society or to be the dominating authority in an organization, religious or otherwise. So the mind must investigate this whole process of authority in which is included law. You must, of course, obey the law. You must keep to the left side of the road. Here you must buy a stamp. But every other form of authority, psychological authority, must be understood completely so that the mind never seeks authority of any kind. So one begins to understand for oneself the nature of the religious mind. One may have a family, but that family is in relation to the whole, not separate. And because it is not separate, it has to be looked after, cared for. And therefore, a totally different kind of education is called for. And the inquiry which begins very near shows the desire for power, for dominance, and this urge to obey, which manifests itself in so many different ways, which is disrespect for many people and respect for a few. If you have no disrespect for anybody, you need not have respect for anybody. So then one can begin to go within oneself, beginning outwardly, being aware of the outward things, of the trees, of the poverty, the reasons for the poverty, the whole social and economic structure as it is, and understanding those outward things. When we use the word understand, we mean not merely analytically, intellectually, verbally, but understanding with your blood, with your heart, with your mind, with everything. And you have to understand your relationship with your family. You have to understand your relationship to power, position, authority, status. Then you can go within. And to go within, one must first understand the principal thing, which is to be terribly, terribly honest to oneself, so that there is no deception whatsoever. We deceive ourselves so easily. We do not look. We would rather talk about something transcendent, theories, anything. You know, when you enter the room, you are so concerned about discussing things like, various theories, etc. If there is this, if there is that, and you never watch the furniture, the color of the carpet, the flowers, the shape of the window, you watch nothing. You are so consumed by the other. One has to watch, one has to observe everything. Watch the sunset, watch the tree against that sunset, the darkness, the casuarina with its delicate foliage, the light through it, the leaves, the trunk. And there is tremendous beauty in living. And that beauty is shown in nature, in watching a tree, in being in communion with a tree. And if you do not know how to look there, to look where you are walking, to observe what you are saying outwardly, the gestures you make, the way you show respect or disrespect, if you do not watch that, how can you watch within? So you must begin again outwardly, then you can go within. And to observe, there must be no deception. What is it that creates deception, breeds deception? You understand? Why do we deceive ourselves? Why do we put on masks? You know what a mask is? When a human being is capable and efficient technology, that is a particular mask.
He lives in that. He does not want to know what is behind that mask. He might be a first-class engineer, a first-class bureaucrat, and that is a mask. That mask becomes respectability, which the world accepts as a marvelous human being. But remove the mask, then whether he is a scientist or an astronomer, he is just like anybody else. So one has to find out for oneself what is the power, what is the energy that creates deception. You know what I mean by deception? Never to see actually what we are, actually, not theoretically, not to be able to see clearly, definitely what we are. Because we are frightened, because we want to change what we are into something noble or whatever it is. We want to make it supreme, we want to be everything. So the motive of deception begins when you want to change what is, when you are discontented with what is. We are going to go into that. But first we are showing how necessary it is to remove deception, every deception, and the means that create deception, so that your mind can look clear. Most of us do live in deception, which is living on the surface. Just amusing ourselves if we have money, or going to an office day after day, just living on the superficial things and never inquiring. That is also a form of deception. Because we do not live by bread alone. We live at other levels, a deeper existence. But if we deny all that, we are also deceiving ourselves. So one must become aware of this power to deceive oneself. And that power to deceive oneself comes to an end. Deception comes to an end when there is no end, when there is no desire to reach any end. And when one moves from fact to fact. And to look at oneself is possible only when there is no interference by deception. You have to look without the word, without the desire to translate it according to your own past memory. And that is one of the most difficult and arduous things to do. To look at a tree, at a woman or a man, to look at the squalor, merely to observe it. If you can observe without any interpretation, without any translation, then from that observation you will find you have tremendous energy. Because now that energy is being wasted to interpretation, to translating what you see into your likes and dislikes, or trying to alter it according to your social, economical, religious, or moral pattern. So this desire to change what is dissipation of energy. Whereas if you look at what is actually, at your anger, at your jealousy, at your lust, at your violence, without any interpretation, then you have energy. So the religious mind is a mind that has no deception whatsoever, that does not seek any status, that has no desire or urge for power of any kind. And the religious mind understands its relationship with the family, with the whole of man. Then it can go deeply. We have only the intellectual instrument. At least that is what it is said. But there is the instrument of observation, which is to observe every movement of thought, to observe every movement of feeling, and so uncover the fears that are hidden, the secret desires that are never looked at, that are never explored. And to explore, as we said, needs tremendous energy. And this energy is released when you are moving with what you are discovering, when you are not translating or interpret what you are seeing in terms of the past. Have you ever wondered how scientists have extraordinary energy? When you go into a laboratory, if you have ever gone into a first-class research laboratory, there you will see the scientist completely full of energy, active. Because he's dealing with outward things, there is no resistance. He's moving from fact to fact. He does not indulge in theories, hypotheses, speculations. He is not a theoretician. He is a pure, clear-sighted technician, watching everything under the microscope. Therefore, he has tremendous energy there in the laboratory. But let him go outside, he is just like everybody else, anxious, fighting for position, competing, nationalistic, caught in religious divides, or inventing his own particular belief and so on. And to look, the mind must be completely silent. After all, if the scientist is looking through the microscope or whatever he's doing, he's observing from silence, not from knowledge. What he sees, he then translates in terms of knowledge, and therefore there is action. But he sees from silence. It may be that silence may last a split second or an hour, and that is the only way to observe. So the cultivation of a silent mind becomes stupid. You cannot practice and arrive at a silent mind.
But to look, to observe, you must have silence. Do look at that sunset. You can look at that sunset. You cannot look at that sunset. You cannot see it if your mind is chattering. If you can see it completely, you can see it completely only when the mind is extraordinarily quiet and intense. After all, that is beauty. That is the perception of beauty or non-beauty is only possible when there is passion. And when you look at that sunset with complete intensity, and you cannot be intense if you are not silent. So you begin to see how extraordinarily silent the mind becomes when you observe. When you're observing, you do not have to discipline the mind to be silent. Then it is the dead mind. But the mind that is observing out of silence creates its own discipline. It does not need discipline because it is observing. This observation out of silence is passion, energy. Then you can observe your fears. Most people are frightened of death. And one has to meet that fear and to observe it without any movement, without trying to go beyond it or trying to resist it, without trying to get rid of it. To go beyond it, to overcome it, to suppress it. These are wastes of energy. Whereas if you observe the whole movement of fear, then that observation out of silence gives energy. Then that problem of fear ceases. So there has to be this observation of daily events. When we are using observation, we mean the observation which is not critical, which is not the outcome of discontent or conformity or suppression, but which is the observation out of silence, the observation of the fact only, not the translation of that fact or any opinion about that fact. Then you will see out of this observation, there is no effort necessary to do, to resist, to overcome, or to deny. Effort altogether goes away, and one can live one's daily life, going to an office, cooking, doing everything without effort. The religious mind is the mind that understands the family's position relative to the whole, the mind that does not seek power, the mind that is not caught in any ritual, dogma, belief, any organized church or temple, the mind that has no power whatsoever to create illusion. And the religious mind is the mind that looks at facts and therefore does not make any effort at all, whatever it does. Then one goes still further, that is by observing the outward things, one has come to the inner. And the outer and the inner are not two different states. They are the same state of observation out of silence. This silence is space. We live in a very small space, in the space created by the mind with its own ideas. And the mind is the result of its own conditioning in a particular society, in culture. It lives in a very small space. And all the battles, all the relationships, all the anxieties are within that little space. But the moment the mind through observation becomes naturally, easily without effort, silent, that little space is broken. The moment the mind is completely quiet, you will see that there is no limitation to space. You will then see that the object does not create the space. There is space, endless space. And when that takes place, the mind is the truly religious mind. And from that mind, there is activity. You can be a super citizen, not running away to a monastery, not becoming a sannyasi, or a complete technician, or a mechanical human being. But from that effortless, silent observation, there is action. And that is the only action that does not breed hatred, enmity, and competition. Then through observation and silence, you will see that because there is space, there is love. Love is dying every day. Love is not memory. Love is not thought. Love is not a thing that continues as the duration in time. And through observation must die to the continuity of everything. Then there is love, and with love there comes creation. Creation is one of the most difficult things to understand. The man who writes a poem, however beautiful, thinks he is a creative being. The man and the woman who breed children think they are creative. The man or the cook who makes bread thinks perhaps he is also creative. But creation is something far more. That man is not creative who merely writes a book or fulfills himself in some petty little ambition. Creation is not a man-made structure or man-made technological knowledge and the result of technological knowledge, which is merely invention. Creation is something that is timeless, that has no tomorrow and yesterday. It is living timelessly, and you come to it very naturally if you understand this whole problem of existence.
So a religious mind is all these things, and then it knows, or rather it is in a state which is creative from moment to moment. It is always acting from that extraordinary sense of emptiness. I do not know if you have ever noticed how a drum is always empty. When you strike on it, it gives the right tone, but it is empty. But our minds are never empty. They're always full. Therefore, our action is always from this dreadful noise of thought, of memory, of despair. And therefore, action is always contradictory, leading to great misery. But a mind that is completely empty, empty in the sense of observation, silence, and therefore love, and the whole understanding of that, such a mind is creative. And a creative mind is empty all the time. It acts from that emptiness. It speaks from that emptiness. And therefore, it will always be true. It will never bring about a deception within itself. And it is only such a religious mind that can solve the problems of misery in this world. So that's it. That was in the 6th of January 1965 in Madras. नहीं ये तो नहीं, ये एक्चुअली फीलिंग में आता है अपन के रेगुलर उसमें भी, जब ये थॉट फ्री स्टेट होती है ना, जो जिसमें माइंड में हमारे कुछ भी नहीं चल रहा होता, तो वो वैसे स्टेट में ही क्रिएटिव एक्टिविटी जो है हमारी होती है. मतलब साइलेंट माइंड से जो है क्रिएटिव एक्टिविटी जनरेट होती है, क्योंकि हम उस समय सुप्रीम सेल्फ से जुड़े हुए होते हैं. सुप्रीम सेल्फ मतलब अपने आप के साथ, जो अपनी सुप्रीम सेल्फ जो मैं खुद हूँ, जब थॉट फ्री स्टेट में होती हूँ तब होता है ये वाला. ये जो सारा जो इन्होंने बताया ना कि क्रिएटिविटी जो है वो नहीं है कि आप पेंटिंग बना रहे हैं या कोई कुकिंग में कोई स्पेशल चीज बना ली, वो क्रिएटिविटी साइलेंट माइंड से आएगी आपके. बिल्कुल जो डेप्थ होती है वो, मतलब बिल्कुल जैसे क्या होता है मटेरियल जो मेरे अंदर चल रहा है विचार, वो भी मटेरियल है, जो आउटसाइड मैं रीड कर रही हूँ वो भी मटेरियल है, और दोनों मटेरियल को जो देखने वाला है माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में जो चल रहा है वो मैं हूँ. तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों, ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट की तरह से देख लिया तो मैं सब्जेक्ट में वो हो गई, मतलब स्टेबल हो गई. तो सब्जेक्ट वाली जो स्टेट है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बिल्कुल डिफर रहती है, हमेशा वो कभी भी मतलब मिक्स नहीं होती इसके अंदर. तो मुझे ऐसा लगता है. तो मैं अब इसके बारे में और कौन बोलेगा? अनामिका बोलेंगी, फिर हर्षद जी से इसके बाद पूछते हैं. अनामिका समझ आ गया तुम्हें? तुम्हें तो आया हुआ है वैसे समझ में. हाँ, तुम अपने हिसाब से हिंदी में बताओ अच्छी तरीके से. नहीं, समझ तो आई क्या है कि मतलब ऑब्जर्वेशन जो है वो मतलब कितना जरूरी है, और ये ऑब्जर्वेशन हमें हमारे माइंड में जो इतने सारे थॉट्स एट अ टाइम क्रिएट हो जाते हैं, हम मतलब उसमें फंस जाते हैं. तो ये उससे मतलब जब हम ऑब्जर्वेशन में होते हैं तो फिर हमें मतलब पता होता है ना कि हमारी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है. मतलब जो सम ऑफ टाइम जो चीजें हैं उनमें हमें वेस्ट, मतलब कोई उनका मतलब नहीं बनता, उसमें हम वेस्ट करना चाहते. उसकी बजाय हम लोग हमारा मतलब खुद का जो एक सर्च होता है, मतलब जो ये ऑब्जर्वेशन है मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है. मुझे अभी मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब काफी अच्छा लिखा हुआ है, मतलब बोला हुआ है उनके द्वारा. ये इन्होंने सारा बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल अवेयरनेस के ऊपर ही है पूरी तरह. हाँ ना, उसमें भी कुछ बोलने के लिए मतलब बनता ही नहीं. अगर वैसे हो जाएगा तो लाइफ तो अमेजिंग हो जाएगी. इसके बाद में दोबारा बनता नहीं है कुछ बोलना, यही है. और सरिता जी और एक चीज, अनामिका जी और एक चीज एक्चुअली कृष्णमूर्ति के जब पहले जब मैं इनके साथ में जब कनेक्टेड हुआ, जब मैं रिटायर हो गया था मतलब फ्रॉम माय लास्ट जॉब, और जब मैं पहले कनेक्टेड हुआ 2003, तो मुझे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही थी. फॉर एग्जांपल, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जब बात करते हैं थॉट के बारे में, मैंने मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम थॉट जो है ना, हमारा जो मेमोरी बैंक है उसमें से आता है एक्चुअली. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी मैंने जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अगर सही नहीं हो, तो जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो वो जो थॉट जो यहाँ पर जो मेमोरी बैंक है उसी से तो थॉट निकलता है. तो दैट इज व्हाई what he was saying is that's only from that state of emptiness वो कैपेसिटी आती है जब आप थॉट को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट.
Otherwise, it's always a response of memory. मैंने ये इनकी बातों में ये काफी मुझे टच किया. It took a long while for me to understand, but it's very important in his this thing is to really understand that thought is a material process. उसमें कोई ये नहीं है. But कमल जी की जैसे ये जो हमारी जो उसमें जैसे जीवी कुछ मेमोरी पड़ी हुई है, हमारी कंप्यूटर में मेमोरी पड़ी हुई है, तो वो मेमोरी की तरह से पड़ा होता है जो हमने एक्सपीरियंसेस किए हुए होते हैं ना किसी भी इंसान के साथ, जैसे जो हमारे आर्गूमेंट हुए हैं वो सब, तो वो हमारी जो मेमोरी होती है वो उसमें कलेक्ट होती चली जाती है चीज़. अब क्या होता है, अब करंट में जो हमारा बिहेवियर उसके साथ में चल रहा है, तो करंट में क्या होता है कि जैसे ही वो बिहेवियर मैच खाता है पुरानी मेमोरी के साथ में, तो फिर वो हमारा जो रिएक्शन होता है वो अंदर से मिलके डबल होके आता है. तो वो उस चीज़ के बजाय अभी हम यदि जीरो माइंड से यदि उसको चेक वो करेंगे ना, रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे जीरो माइंड से, तो वो हम लास्ट वाले बैगेज को इंक्लूड करके नहीं चल रहे. अभी इस समय मैं बिल्कुल न्यूट्रल आंख से देख रहा हूँ, बिल्कुल मेरी अभी साफ आंखें हैं सामने वाले इंसान को, चाहे मैं रोज देखता हूँ, लेकिन मैं रोज में भी मेरे अंदर क्या होता है कि वो जो एक मेमोरी का जो होता है वो सारा मेमोरी को अटैच करके मैं देख रही होती हूँ, तो मुझे वो पर्सन नया फ्रेश नहीं दिखाई देता. जो मेरी जो आईज है वो पुरानी मेमोरी को मतलब आईज में भरकर फिर उसको देख रही होती है, तो वो ना तो हमें उस इंसान की हेल्थ पता चलती, ना उसके करंट में जो उसकी करंट में वो क्या कहना चाह रहा है, ना हमें वो दिखाई देता, क्योंकि हम प्रीवियस अपनी जो मेमोरी होती है उससे जुड़े हुए होते हैं. तो इसके लिए पहले पूरी तरह से हमें उसको तो टच ही नहीं करना है पुरानी वाली चीज़ को, अभी फ्रेश माइंड से बिल्कुल और फ्रेश ही तरीके से उस पर्सन को देखना है, तो हम उसको डील कर पाएंगे. अब वो करंट में यदि पुरानी चीज़ का रेपिटेशन कर रहा है, तो हम पुराने में से उठाएंगे कि इसके हाँ पुराने 4-5 जो इंसिडेंट थे इस तरीके से घट चुके, तब हम उसको टैकल कर सकते हैं. क्योंकि अभी वो जो हमारे आगे आया है वो मतलब फ्रेश रिवर से पानी आया है या फिर वो बासी रिवर से आया है, मतलब रेपिटेशन चल रहा है. तो पहले मैं खुद उसके लिए मतलब अवेयरनेस वाले उसमें स्थित होनी चाहिए हूँ, अदरवाइज मैं नहीं तो हैंडल नहीं कर सकती वो करंट वाली जो सिचुएशन है. करंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको पुराना बैगेज से भी उठाना पड़ेगा और करंट में भी फ्रेश देखना पड़ेगा, दोनों तरीके से चलेगी ये चीज़. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे ही होता है डीलिंग करने का. उसमें क्या होता है, यदि मैंने कोई इमेज फॉर्म करके किसी इंसान से मैं डील कर रही हूँ, तो मेरा अब करंट वाला बिहेवियर भी मेरा बंधा हुआ पुराने वाले उससे ही आएगा. तो उसमें करंट सिचुएशन को जब मैं नए तरीके से हैंडल करूँगी, तब मैं नया इन्वेंट करूँगी उसी समय कि अब मुझे करना क्या चाहिए इसके साथ. तो वो ऐसे ही साइंटिस्ट का जो इन्होंने बताया कि साइंटिस्ट भी जो रिसर्च करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो उस समय में बिल्कुल साइलेंट माइंड से करते होते हैं. मतलब उस समय वो अपनी जो नॉलेज है उस चीज़ को बिल्कुल साइड में रखा हुआ होता है उन्होंने, मतलब बिल्कुल अलग है, उनकी नॉलेज को जीरो करा हुआ होता है उन्होंने. अब जीरो करने की वजह से ही वो नई इन्वेंशन जो है कर पाते हैं. अब नॉलेज एक तरफ जब इन्वेंशन करी और जब वो अपना वापस उसमें आए, तो फिर वो वापस उसी वाले उसमें फंस जाते हैं. तो इस तरीके से जो इसमें जो कृष्ण मूर्ति जी ने बताया, ये हर पर्सन के साथ होता है, ये वाला चीज़ हर पर्सन के साथ होता है, क्योंकि आप करंट में 24 आवर्स आप उस वाली स्थिति में नहीं रह पाते, अवेयरनेस वाली स्थिति में. यदि मनुष्य हाँ बोलिए आप बोलिए. हम ये बड़े छोटा सा हम जो रिट्रीट में गए थे, तो एक दिन शाम को हम लोग बैठे हुए थे, एक ऑडियो हमने सुना. तो एक ऑडियो में कृष्णमूर्ति ने कहा था कि आप लोग की लाइफ क्या है, आप तो खाली मैंने 9 o'clock जाओगे ऑफिस, 5 बजे आओगे, यू लाइक दिस इज माय लाइफ. तो किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, बिकॉज ही इज अ रिलेटिवली यंगर पर्सन. तो बोला हाउ इज ही सेइंग दैट, अभी हम ऑफिस नहीं जाएंगे तो कैसे होगा. सो उसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन था, बिकॉज व्हाट कृष्णमूर्ति वाज सेइंग इज कि इन द होल ऑफ एग्जिस्टेंस वन ऑफ दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, गोइंग टू एन ऑफिस और डूइंग दिस और डू दैट. बट हमारा क्या, दैट स्मॉल पार्ट ऑफ दैट लाइफ ओनली, माय एम्बिशन एंड माय दिस एंड माय दैट इज एवरीथिंग एल्स इज ऑल दैट लार्ज एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस. उसके मैंने जिसको वो सीक्रेट कहते थे, कभी इंटेलिजेंस कहते हैं, कभी डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड कभी. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन के we do not operate in that whole context of the truth actually. We live in that very narrow little world. तब उनको के मैंने समझ में आया कि yes, but the real work is something different.
It does not mean that you don't live, you don't work, you don't enjoy. Not that at all, you know. तो ये बहुत अच्छा था, पर आधा पौना घंटा वो डिस्कशन चला, because that young man was very confused. वो बाउंड्रीज में तो वो आप यू कैनॉट, मतलब जो है आप एस्टेब्लिश इन ट्रुथ व्हेन यू लिव इन बाउंड्रीज, यही है। Right. अच्छा चलो ठीक है, अभी ये और कौन बोलेगा? हर्षा जी आप बताइए, क्या समझी आप? हाँ, मैं तो भाई अच्छा से समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग जब बच्चे लोग पढ़ते थे ना ऋषि वैली में, तो वो सनसेट का उनका एक रूटीन था अस्ताचल में। कमल को भी मालूम होगा, अस्ताचल इन ऋषि वैली, नो दे हैव दैट पॉइंट वेयर वी द चिल्ड्रन आर टेकन फॉर ऑब्जर्विंग सनसेट। अभी मैं हमारी वो टाइम की स्थिति की बात करती थी कि वो सनसेट तो हम देखते थे, पर बच्चे लोग कोई लोग बहुत स्थिर रहते थे और कोई लोग फिजिटी भी रहते थे, और मैं भी खुद भी बहुत फिजिटी रहती थी, क्योंकि हम लोग की आदत नहीं थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे, कांस्टेंट हलचल में आप जाओ। अभी 3 दिन को शांति से सनसेट को ऑब्जर्व करना, मुझे एक्चुअली स्ट्रगल करना पड़ता था माइंड को थोड़ा फोकस करने का, कि सन कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ऑब्जर्व द सन। घर की ख्याल आएगी, बच्चे के ख्याल आएंगे, परिवार के ख्याल आएंगे। वो रिकॉर्डिंग इतनी फास्ट होती थी कि हमें साइलेंस तो क्या दूर, कुछ ऑब्जर्वेशन भी कभी नहीं होता था। तो अभी जैसे जब ये पढ़ते हैं अभी, तो अभी थोड़ा अवेयरनेस से हम जब मॉर्निंग आपका आनंद लोग में मैं चलती हूँ ना गार्डन्स में, कमल भाई का तो बहुत अच्छा होता है कि वो बहुत ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा पिक्चर्स भी भेजते हैं। पर मैं अभी ऐसे ही ऑब्जर्व करने चाहती हूँ कि ये जो अभी यहाँ मैं चल रही हूँ, हाँ, ये बहुत सुंदर है। पर जब मैं बॉम्बे जाऊंगी तो फ्यूचर में माइंड तो थोड़ा जाता ही है, तो वो रास्ते में भी मेरे को वो ही अच्छापन लगना चाहिए, क्योंकि वो जो वो बात कर रहे हैं ना, वो स्टेट ऑफ माइंड ऑफ साइलेंस है। तो साइलेंस में हलचल तो होते ही नहीं है, और हम लोग हलचल में आ जाते हैं कि ट्रैफिक कितना गंदा, कितना ये कैसे चलेंगे, वो कैसे चलेंगे। तो ये जो एनर्जी वेस्ट जो होती है ना, इफ वी आर ऑब्जर्विंग वी आर नॉट जजिंग। Yes. वो तो और एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सरिता जी, एंड एक बार इनका एक कहना जो था, अगर बहुत दिन से अब बहुत कंफ्यूज करता था, he made a comment like, for example, observer is the observed. Observer is the observed. तो बहुत दिनों के लिए this was really causing a lot of difficulty in understanding. तो इसको बाद में in a very simple way मुझे ये समझ में आया कि हर एक चीज को हम एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। माने ये मैं जो है वो मैं को चेंज करना चाह रहा है। So you see the deception comes there because the मैं is trying to act on the मैं, तो कभी honesty से तो काम करता नहीं है। That honesty can come only when that observation is from a source which is outside that मैं. I'm just trying to put it in a very simple manner, but in real terms it is very much like the scientist. But Yes. at the time when he is working, he can only see facts. और हमारे जब होते हैं, then if I dislike the person, और बोलेंगे कि मैं improve करूंगा, but at the back of my mind the dislike is playing sort of playing a part. So then it understood that one of the key things I think in Krishnamurti is being able to see things factually as they are, not because I like them. मुझे कृष्ण अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे कुरान अच्छा लगता है, मुझे बुद्धा अच्छा लगता है, not because I like them, but because you are seeing things exactly as they are and actually observing them in your daily living. That is what is important. और एक छोटी कहानी याद आई, maybe narrating in Hindi, because last time जब मैं वहाँ था in गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव, तो I took one ब्लू कैब होते हैं ना दिल्ली में, ब्लू कैब थी, अभी तो बंद हो गया शायद, तो वो ब्लू कैब लिया था टू गो फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। सो ड्राइवर वाज अ वेरी नाइस फेलो, उनके साथ बात करने में बहुत मजा आता है, टॉकिंग टू ड्राइवर्स एंड अदर्स, इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू देम। सो ही वाज अ पर्सन कॉल्ड नरेंद्र। तो आस्ते आस्ते करके पोल्यूशन के बारे में बात आई कि व्हाट इज द पोल्यूशन सिचुएशन। देन ही सेड, ये तो बस ये हम ही तो प्रॉब्लम है, वी आर द प्रॉब्लम। अभी एट ए सिंपल लेवल, वो ना कोई पढ़ा हुआ है, कोई फिलोसफी नहीं, कुछ नहीं, वी आर द प्रॉब्लम, आंट वी द प्रॉब्लम। फिर बात उठी कि वहां पर देखिए कितना प्रॉब्लम चल रहा है, इजराइल और पाकिस्तान, आई वाज टेलिंग पैलेस्टाइन एंड ऑल।
तो बोलते सर अभी देखिए ना, हम तो खुद ही प्रॉब्लम इन्वेंट किए। भगवान ने तो इंसान बनाया और हमने उनको हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, ये बनाया, वो बनाया। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया। एंड फाइनली एज वी वर अप्रोचिंग द डेस्टिनेशन, ऐसे और सब घर में सब कैसे हैं, नरेंद्र जी सब ठीक है। अभी खाली एक ही प्रॉब्लम है, हमारी मिसेस जो है वो एक हमको एक बोलती है कि उनका जो ब्रदर का जो वाइफ है ना, उसके पास में ये ज्वेलरी है और हमारे पास क्या है, तुम तो मुझे कुछ नहीं देते हो। तो बोला, मैंने उनको कहा कि कुछ देर इंतजार करो, आई विल गेट टू द बेस्ट डायमंड रिंग आपको मैं प्रेजेंट करूंगा। बोला तुम तो खाली बातें ही करते रहोगे। तो ऑन दैट नोट द जर्नी एंडेड। अच्छा Nice. चलो So I just wanted to share, that when I used to go to give fruits, it just came to my mind. He was living in a 17th floor Sterling Apartments, no? So whenever I used to go, I used to give the fruits, and I would just love to go and rush to the window to see the scenery there. And Krishnaji would be sitting there. I've just rushed to the window. So he asked me, he says, why do you always go there? I said, I like to see the beautiful scenery from the flat. It's so beautiful. और हम लोग को कभी ऐसा मौका नहीं मिलता था इतना सुंदर दृश्य देखने का। तो he took me, he's taking me, come I'll show you the other side also. वो उधर पीछे का साइड देखा तो पूरा mountain of filth. So he says, can you enjoy this also? फिर No, sir. How can I enjoy this? You have to learn to see things with an equal eye. When you are judging, this is filth and that is beautiful, that's where all the problem comes. हम बोला कि मैं मन में सोचा, हम बोला पापा ये बहुत ऊंची स्थिति है कि फिल्थ को भी ऑब्जर्व करके कुछ जजमेंट नहीं पास करो। जस्ट टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट टू सी थिंग्स इक्वली एंड नॉट गेट कैरिड अवे बाय समथिंग ब्यूटीफुल एंड नॉट टू गेट अपसेट नहीं by वो something. ना मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैं करेक्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो अभी ये जो ऑब्जर्वेशन के बारे में भी जो बात हो रही है ना, तो ऑब्जर्वेशन उस चीज़ को नहीं कहते कि जैसे मेरे को कोई ब्यूटीफुल सीनरी कुछ दिख रही है तो मैं वहाँ पर थॉट नहीं लेकर आऊँ। थॉट लाने से मुझे जो चीज़ दिखनी चाहिए वो चीज़ नहीं दिखती। जब मैं थॉट फ्री स्टेट में रहती हूँ तो जैसे मैं वॉक कर रही हूँ, तो वॉक करते हुए में यदि मेरे पैर के नीचे में कोई सपोज कीजिए कोई आ जाता है, कोई लीजर्ड आ गई या कोई भी आ गया, तो वो मैं ढंग से मैं देख पाती हूँ क्योंकि मैं उस समय थॉट फ्री हूँ, तो मेरी अटेंशन पूरी तरह से उस स्थिति में है। यदि मैं उसमें मेरे को एक विचार आ जाएगा ये वाला, उस समय में यदि ये विचार आ जाता है कि ये बहुत सुंदर है, तो सुंदर में यदि मेरे नीचे कोई आ जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो ऑब्जर्वेशन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर मूवमेंट को, जैसे अब कोई फिल्दी मैंने कोई ऐसा प्लेस देखा हुआ है कि वहाँ पर चारों तरफ में मुझे बहुत देख के चलना पड़ रहा है, और यदि मेरे उस समय एक भी थॉट मेरे माइंड में आ जाता है तो मेरा पैर कहीं ना कहीं जैसे किसी भी शीट में फंस जाएगा। तो वो चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। तो ऑब्जर्वेशन करने वाला यदि थॉट में फंस गया तो वो मटेरियल के साथ में एक हो गया, तो वो मैं मतलब उसमें न्यूट्रल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कारण नहीं कि मतलब उसमें मेरे पास में वो ही नहीं है, मतलब स्पेस ही नहीं है कि मैं उसमें थॉट भी ला सकूं। नहीं तो थॉट लाते ही मेरे पास में करंट में मुझे वो चीज़ नहीं दिखेगी जो चीज़ मुझे दिखनी चाहिए। एक्सीडेंट जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना कि कार में आप चला रहे हो और उस समय माइंड में कोई थॉट आ गया तो एकदम सडन आपका कार में ब्रेक जो है पता चलेगा कि सामने किसी ने ठोक दिया हमारी कार को, तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली जो ऑब्जर्वेशन प्लस थॉट तो मतलब सीधा एक्सीडेंट ही है, मतलब ये है कहने का। तो उसमें ये जो अच्छा बुरा ये सब तो कहने का तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो वैसे भी है नहीं ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट गंदा है अच्छा है, कुछ मैटर नहीं करती है चीज़। मतलब मैं तो हमेशा प्योर ही हूँ ना। तो ये इसके बारे में जरा ये अनामिका विषय में पूछते हैं, जरा अनामिका और बुना भी बताएंगी। हाँ अनामिका जरा बोलो तुम। हाँ मतलब सरिता जी, अगर मतलब वो एक वो ऐसी स्टेट होती है कि वहां पर अगर जैसे एक्चुअल में हम लोगों का जो अभी चल रहा है रिलीजन माइंड वाले में अभी तक, जैसे जो मैंने अपना पहले वाला नोटिस किया कि जो मान्यताएं हैं उनको इतना बड़ा कर लिया कि अगर वो मान्यताएं थोड़ी भी हिलेगी तो मतलब पूरा ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। बहुत, क्योंकि बचपन से सिखाया वैसे गया ना
कंडीशनिंग उसको ऐसे ले लेते थे कि कंडीशनिंग कह दो वो या एक फिर थॉट कह दो। कंडीशनिंग, क्योंकि हाँ। वो इतना बड़ा बैगेज लेके हम लोग चलने लग जाते थे कि भाई ये तो हमने बहुत ऐसा हो गया है अभी, तो मतलब जैसे मतलब पता नहीं क्या ही हो गया इस टाइप से लाइफ में। और अगर हम जब ऑब्जर्वेशंस में आते तो अब ऐसा हो गया कि चीजें जो है उसको अब हम लोग दूसरी तरफ से देखते, मतलब थॉट्स या मतलब जो मन का है उसको हम इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। अभी थोड़े टाइम से ये वाला स्टेट आया है कि कोई चीज होती है तो उसमें मुझे कैसे रिएक्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुरंत रिएक्शन भी आता है तो मैं उसमें ऐसे उसमें नहीं जाती हूँ नेगेटिविटी में। अभी वो रिएक्शन आ गया है, अब उसका जो अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस पे हम लोग कैसे वर्क करेंगे, मैं वहां जाती हूँ कि मेरा जो एक एम्प्टीनेस है वो वापिस आ जाए। जो वो Emptiness थॉट वापस आ- प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती थी वो स्टॉप लगे उस पे, क्योंकि अभी वर्क वो वाली स्टेज तो बहुत ऊंची होगी जब एम्प्टीनेस बिल्कुल कंटिन्यूस चलती रहे। अभी हम लोग मैं एक बार ये वाली चीज अभी तो प्रैक्टिकल वाला चल रहा है। हाँ, ये हर्षा जी से एक बार दोबारा पूछ रही हूँ मैं। हर्षा जी, ये जैसे ये जो मैंने जो थॉट की बात करी आपसे कि जैसे थॉट आया, आप पार्क में घूम रही हैं तो आपको बहुत सुंदर कोई एक ट्री दिखा और एकदम आपने बोला कि ये सुंदर ट्री है, तो सुंदर कहते ही आपके अंदर एक वो नहीं आ जाती, जैसे एक आइज बंद हो जाती है ना, सुंदर कहते ही उस समय में सुंदर कहते ही या सुंदर वाला थॉट आते ही मुझे सामने वो चीज़ नहीं दिखेगी। जैसे सपोज कीजिए उसी ट्री से मेरे ऊपर कुछ गिरने वाला है तो मैं अपने आप को बचा नहीं सकूंगी, तो वो एक बेहोशी में, मतलब उसको मैं बेहोशी में काउंट करती हूँ। तो आप बताइए जरा इसके बारे में। हाँ, वो बेहोशी होता है, मैं आपसे अग्री करती हूँ। हाँ। क्योंकि ये जो होती है ना, जैसे हम लोग के एनी ऑब्जर्वेशन विच इज कनेक्टेड टू द ईगो of your like and dislike or any judgment, I would say, is not a state of awareness. यही मैं कहना चाह रही थी बस। हाँ, क्योंकि मैं आपको खुद के पे बोलूं ना, हाँ। ऊपर आई तो मैंने मेरे कुक से पूछा कि आप क्या सब्जी बना रहे हो, तो बोला अभी तक कुछ बनाया नहीं। तो आई माई माइंड गॉट लिटिल अपसेट कि आप क्यों नहीं बनाया, बच्चे का लिए आपको रखा है उसका बनाओ। तो द व्हाट यू से द स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी डिफरेंट इफ आई ऑब्जर्व द ट्री एज इट इज एंड आई वुड हैव स्पोकन हिम विद कंपोजर इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट। हाँ, जो आप बेहोशी का बोलते हैं ना, हाँ, तो हाँ, मैंने खुद भी देखा हाँ, कि नीचे इतना अलिप्त और एकदम ब्लिसफुल, और दिस नेक्स्ट मोमेंट यू आर इन अ डिफरेंट टेंजेंट। सो यू आर मूव्ड बोथ टाइम्स बाय थॉट ओनली, देयर इज नो ऑब्जर्वेशन। It's because you are connected to the beauty. You find it beautiful. You may not be connected if your mind is not in a good mood. you मतलब आपका जो है अपने साथ का जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है, बाहर से कनेक्शन जुड़ जाता है। Yes. ये चीज होती To है। observe without the me is a very different thing. It's what Krishna ji is trying to tell us, हाँ, तो वो ऑब्जर्वेशन का यदि समझ में आ जाता है तो मतलब हमें बाहर के उससे कनेक्शन नहीं हो। जैसे सीन कट हुआ तो नेक्स्ट सीन चालू हुआ तो उसमें ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूसली चल रही है कि ये सीन Yes, पलटा yes. और ये दूसरा वाला स्टार्ट हो गया, फिर दूसरा सीन कट हुआ, फिर तीसरा स्टार्ट हो गया। तो ऑब्जर्वर हमेशा एक ही रहेगा और जो थिंग्स है वो बार बार पलटती रहेंगी। तो वो Yes. यदि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड बन जाता है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, चेंज हो जाता है। तो यदि चेंज हो जाता है तो ऑब्जर्वेशन प्योर नहीं रही, मतलब वो इम्प्योर ऑब्जर्वेशन हो गई वो। एक बार सरिता जी वंश कृष्णा जी ने कोई एक कहानी मैंने सुना था, उन्होंने सुना रहे थे कि somebody who was a very successful person, बहुत सक्सेसफुल और बहुत सक्सेसफुल देखा था, पैसा कमाना, ये कमाना, this that and everything, plus on the other side he was very had lot of energy to go into inquiry also, वो सब भी था उनका। तो वो क्या हो गया कि I think once he had gone to Krishnamurti and he told him that once I had this beautiful insight, beautiful experience. वो कभी-कभी होता होगा कि you get a flash of something, some flash or beautiful insight or whatever. फिर तो क्या हो गया, उसके बाद में तो फिर आया ही नहीं कृष्ण जी, फिर क्या मैंने what happened? So then he was, the same point came up, what we were discussing, Harsha. Then he was saying that, whenever you want and becomes a memory, then it is dead. जितनी भी अच्छी चीज हो तो dead हो गई. So if you allow something to register as, which means that the ego and all these things, thought, etc. comes in,
तो फिर आपको then you are yourself putting an end to that actually completely. Whereas if you are alive to it without allowing thought and your own, likes and dislikes and all that, oh, what a beautiful thing, and you allow it to register, and next time you go in the hope that again you will see it. So by that time you have actually formed, an image of it, and maybe it's in your memory. So very interesting, because that was he applied that in the psychological sphere, because he was telling the person that you have to be open all the time, not be in expectation. The other, और जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, it will not come because you want it to come. आप दोनों चीज एक साथ चाहते हैं, आप खुद को भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं, टुगेदर। वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। और वो क्या होता है, वो तो यदि कोई इनसिक्योर्ड वाली जो चीज आपके अंदर, वहां तो एक्चुअली क्या है, प्योर ऑब्जर्वेशन में तो कोई इनसिक्योरिटी को भी जगह ही नहीं होती। यू डोंट हैव एनी स्पेस कि जो है आप कोई भी डर या कोई भी कारण जो है आपके अंदर जो बैठ पाए मन में, तो वो मन एक्चुअली बिल्कुल ही जीरो होता है। तो जीरो माइंड में ही ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लैरिटी में हो पाती है। मतलब वो ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कहेंगे यदि आप उसके अंदर थॉट्स को मिक्स कर देते हैं, तो वो ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। तो वो ऑब्जर्वेशन तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है एक्चुअली। यदि इसमें कर देते हैं एक्चुअली, लाइफ जो इंसान जो लाइफ जीता है ना, जीने का जो हम कहते हैं, अदरवाइज जो दूसरा वाला जो ऑब्जर्वेशन, जो इम्प्योर ऑब्जर्वेशन है, वो तो मरे हुए वाली लाइफ है। क्योंकि हम खुद जैसे कहते हैं ना, बेहोश एक इंसान है और वो बेहोशी में ही चल रहा है, बेहोशी में ही सब कुछ काम कर रहा है, वो अपने आप में है ही नहीं। तो वो अवस्था होती है ज़्यादातर, क्योंकि वो अपनी टेंडेंसीज के थ्रू, टेंडेंसीज उसकी ऑपरेट कर रही होती हैं उसके बिना। तो रियल सेल्फ तो है ही नहीं उसमें। रियल सेल्फ का मतलब ये है कि मेरे पास में डिसीजन लेने की, कि मैं चूज़ करने की मेरे पास फैसिलिटी है। अब चूज़ करने की जो फैसिलिटी है मेरे पास में, कि ये चीज़ पे मैं अपने सिचुएशन को चेंज कर सकती हूँ। अब जब हमारे पास में हम उस फैसिलिटी को यूज़ नहीं करते, तो हम सर्कमस्टेंसेस के स्लेव बन जाते हैं। जो जैसे भी हालात हमारे होते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर पाते। चेंज हम तभी कर पाते हैं जब हम अपने हाथ में लेते हैं ये डिसीज़न कि नहीं, मुझे जो है ये चीज़ चेंज करनी है। तो चेंज करने वाली भी जो पावर होती है, जो फ्री विल होती है, फ्री विल को भी ऑपरेट तुम तभी कर सकते हो जब तुम खुद फ्री हो। एक स्लेव पर्सन जो है कैनॉट ऑपरेट हिज सर्कमस्टेंसेस इन फ्री विल। तो फ्री विल भी जो है तभी मैटर करती है एक्चुअली, ये जो तो फ्री विल भी ऑब्जर्वेशन से आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। एक बार उनमें सरिता जी उनको एक वर्ड यूज करते थे, कृष्ण जी एक वर्ड यूज करते थे, चॉइसलेस। तो ये जो चॉइसलेस है, जब इतनी क्लैरिटी होते हैं तो उसमें चॉइस आएगा कहाँ से? और रास्ता तो क्लियरली दिखता है, सो देयर इज नो चॉइस। चॉइसलेस वो वाली अवस्था है। जैसे एक चॉइसलेस ना वैसी नेचर है कि जैसे जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मैं हूँ, तो जो ऑब्जेक्ट को उसमें मेरी विश नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मैं फुलफिल्ड माइंड से ऑपरेट कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं खाना तो खाऊंगी ना, तो चॉइस तो करूंगी उसमें खाने की। यदि मेरे पास में 2 फूड की चॉइस पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं फुलफिल्ड माइंड हूँ कि मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को यही मिलना चाहिए, लेकिन यदि 2 पड़े हैं तो दोनों में मैं अपनी चॉइस करूंगी। जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगी। लेकिन फिर भी मैं चॉइसलेस वाले सिचुएशन में मैं हूँ, मतलब स्टेबल हूँ मैं वहाँ, क्योंकि मैंने फुलफिल्ड माइंड से वो डिसीजन किया है। अब सपोज कीजिए मेरे पास में एक ही चीज पड़ी होती सामने, मेरे पास फूड की चॉइस एक ही होती, तो मैं उसको आराम से खा लेती, मैं उसमें कंप्लेंट नहीं करती कि मुझे कोई दूसरा चाहिए। लेकिन यदि मेरे पास है तो चॉइसलेसनेस अवेयरनेस में मैं बैठे हुए मैं अपने टेस्ट का फूड चूज करूंगी उसमें। तो इस तरीके से जब हम जीते हैं अपनी लाइफ में, तो इस चीज को जो है चॉइसलेसनेस वाली ही अवस्था मेरी हुई उस समय। आप बताइए जी। अब इसको एक बार अनामिका से भी पूछते हैं। हाँ अनामिका, जरा तुम बोलो उसको, इसके बारे में जरा कंटिन्यू करो, जरा थोड़ा और सपोर्ट मिलेगी। क्या समझ में आया जी अनामिका? चलो हर्षा जी बोलेंगी। हाँ हर्षा जी आप बताइए। हाँ, वो जो कमल जी बोल रहे थे ना, चॉइसलेस अवेयरनेस है। तो वो जो है ना कि देखिए, मैं खुद की जैसे बात करूं अभी, कि जब हमारे फैमिली में सेपरेशन हुआ,
तो हमारे जो एक परसेप्टर थे जो राजकोट में थे ना, तो उसने हमें बोला है कि भाई आप यदि यूं के त्यों सब चीज देखते ना, तो आप करेक्ट डिसीजन ले सकते थे, बट यू आर प्रेजुडिस्ड विद अगेंस्ट टिल्ट, आपका हस्बैंड का तरफ था या आपका ये था, तो क्या हो जाता है उसमें जो डिसीजन जो होता है ना, वो प्रेजुडिस्ड ओपिनियंस के थ्रू होता है, जो भी आप एक्शन लेते हो। अभी ख्याल आता है कि अभी मैं आपको एक छोटी सी ह्यूमरस इंसिडेंट बोलती हूँ। मैं परसों जा रही हूँ तारा दीदी को मिलने के लिए, एंड तारा दीदी ने मुझे बहुत शांति से बोला, मैं आपको एक बात कहूँ। बोला क्या? बोलती आपकी देरानी भी वही दिन मुझे मिलने आ रही है। अच्छा कहाँ हम लोग पर? बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो दिल्ली में आपस रहती है में क्या? किस चल रहा है, सब चल रहा है। तो मैंने उनको एक ही बोला मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो आपसे मिलने आ रही हूँ, कोई भी हमें उसकी फ्री है ना, आपका स्कूल थोड़ी है, मेरा स्कूल है, मैं तो आती हूँ आपको मिलने का लिए। मैं तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको भी वो तो बोलते आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, बोला नहीं है प्रॉब्लम। अभी ये जो आज की बात में जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो जब हम लोग मिलते हैं तो अभी मेरे को कुछ प्री कंसीव नोशन नहीं कि मैं ऐसे करूंगी, कुछ नहीं। नेचुरल नॉर्मल जो होता है ना अपना मीटिंग एज टू पीपल इंडिविजुअल्स, नॉट हाँ, एज अ नेम। बिल्कुल ज्योति नाम हाँ, डिलीट, हर्षा मतलब नाम डिलीट, पुराना टू नेमलेस पीपल पुराना कुछ नहीं है। मीटिंग each other. मैं यही बात बोलना चाह रही थी कि जैसे Yes, मैंने yes. जो कुकिंग का भी जो उदाहरण दिया ना, तो वो उसमें यही था, यही Yes, मतलब yes, था कि yes. जैसे मैंने उसके लिए अलग से मैंने क्रेविंग नहीं की कि मेरे को ये चीज चाहिए, लेकिन यदि मेरे सामने कोई चीज मेरे पास में आई हुई है तो मैं नेचुरली वही लूंगी ना जो मुझे चाहिए। उसमें तो चॉइस करनी है, जब दो हैं तो उसमें से एक तो चूज करनी है Yes, मुझे। yes. तो वो चीज है, तो लेकिन मैं उसमें भी वही है, चॉइसलेस वाली अवस्था जो से पता चल गई बस। देखिए मेरे को आज का सेशन कितना काम आ जाएगा, मैं आपको फिर रिपोर्ट करूंगी नेक्स्ट वीक। अच्छा कैसे 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 काम आ जाएगा? ये देखिए ना, अभी कल देखो मैं परसों मिलने वाली हूँ, तो हमारी देरानी हम लोग ऐसे फोन में भी बात नहीं करते, मिलते नहीं है, बोला चाली नहीं है, पर दोनों तारा दीदी के साथ खाना खाने वाले हैं। अच्छा नहीं, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तारा दीदी को टेंशन हो गया। अभी बोलते तुमको कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी कमल जी। नहीं सरिता जी, हम बोला कि बाद में जब ये होंगे उसका मैं लिंक भी इसका भेज दूंगा, तो इजी होगा, क्लिक करने से पूरा टॉप हो अच्छा जाएगा। ठीक है, नहीं और उसमें हम डाल देंगे ग्रुप आपने में बड़ा आराम से। अच्छी तरीके से वो करके डाला हुआ है आपने, ये ना, ये बल्कि अच्छा हो गया। कई बार लिंक हाँ, ये एक्चुअली मैं बहुत लोग को एक्चुअली टेक्नोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने पूरा ही उसको कॉपी कर दिया पूरा। नहीं, ये तो नहीं अच्छा क्या वेडनेसडे में ना ये ऐसे ही कॉपी करके ही डालिएगा हमेशा ही, क्योंकि कई बार लिंक खुलता ही नहीं है कई बार। हाँ, राइट तो उसमें राइट। पता नहीं चलता, वो मटेरियल अब वो था ना, तो अच्छे से डिस्कस भी हो गया। हाँ, अभी एक right, मोना right. ने कमेंट नहीं दी, जरा मोना से और पूछ लेते हैं। हाँ मोना जरा कुछ बोलो। हाँ मोना तुम बोलो कुछ। हाँ नहीं, अच्छा मैं इतना समझ नहीं पा रही, मतलब थोड़ा इंग्लिश ज्यादा है उस करके ना। नहीं वैसे तो तुम्हें ज्ञान तो पूरा है, ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सुनने में अच्छा तो लगा ना? हाँ सुनने में तो अच्छा लगा। अच्छा कोई मैटर नहीं है। चलो अभी एक बार इनसे भी पूछते हैं, अनामिका और बोलेंगी ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ अनामिका जी जरा कुछ बोलो, आप कहाँ गायब हो गई अनामिका? म्यूट में है शायद। अच्छा नहीं, म्यूट पे तो है, लेकिन ये कहीं इधर उधर लग गई शायद। चलो ठीक है, चलो बहुत सुंदर रहा वैसे कमल जी, सेशन तो बहुत बढ़िया रहा। मतलब ये एक्चुअली टीचिंग सीन की इतनी ज़्यादा सुंदर है और क्वालिटी में, तो वो चीज़ें एक्चुअली क्या हो गया, आप अपने ना फीलिंग अपने उसमें भी आने लग गई ये सब। जैसे अपनी जो जीरो माइंड वाली स्टेट होती है ना, तो उसमें ये जो कृष्ण मूर्ति वाली जो टीचिंग्स है वो सारी उतर जाती हैं अपने। वो चीज़ है, तो वो अपने अनुभव में भी आ जाती है ना, तो चीज़ तो तब और मजा आता है सुनने में। पहले तो और वहां पर हम रिट्रीट में सरिता जी लास्ट कमेंट, सरिता जी वहां रिट्रीट में गए थे, तो एक दिन तो बने पूरा लगभग 1 घंटा एक चर्चा चल रहा था कि ये जो कहते हैं कि जो मी है, मी द सेसेशन ऑफ द मी, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, दिस दैट। तो ये काफी टाइम चला, बिकॉज फॉर मेनी पीपल ये जो मी को
देखना इन द वे दैट ही इज टॉकिंग और एनी अदर सीयर आल्सो, जो बात करते हैं वो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि ये आदमी तो मुझे मार देगा, ये जब बोलते हैं कि मी ही खत्म हो जाएगा तो मैं क्या सो दैट वेंट ऑन वेरी नाइसली, इट वेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज मेनी पीपल, वो पहली बार आए थे रिट्रीट में, तो उसमें काफी चर्चा हुआ दैट यू नो व्हाट इज द मी, is it anything other than all these things like the your memory or all your accumulations, is there उसके अलावा कुछ है क्या उसपे? तो ये it was very enjoyable because थोड़ा सा clarity, अगर वहाँ clarity आ जाता है then it becomes much easier because सारा problem तो वहीं आ जाती है, attachment to the me actually, वही at the root वही problem आ गया actually। बंच ऑफ थॉट्स ही है ना मी तो बेसिकली। बिल्कुल हाँ, बंच ऑफ थॉट्स हैं वो थॉट्स, और जो थॉट्स हैं वो उससे आए हुए हैं, बॉडी उससे आए हुए हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस से आए हुए हैं थॉट्स। तो वो माइंड का गेम हो जाता है, तो वो एक्चुअली माइंड ही मी है ना, एक तरीके से माइंड को ही मैं मी समझ रही हूँ, और जबकि जो मी है, मी और रियल मी है वो बिल्कुल डिफर है इससे, वो ऑब्जर्वर है। तो वहाँ तक जाना पड़ता है बस। तो वो उस वाला जो मी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको डिसॉल्व करने की जो हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली थॉट्स को डिसॉल्व करने में मी को कोई पावर ही नहीं रह जाएगी, तो मी अपने आप खत्म हो जाता है। थॉट्स को डिसॉल्व करना ही मी को खत्म करना है। हाँ, तो मुझे ऐसा मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसा बोलती हूँ। चलो जी, बहुत सुंदर सेशन रहा आज का। और वो क्या कहते हैं, आपके ब्रदर है ना, कुछ कहना चाहते हैं क्या वो? और ब्रदर अभी यहाँ थे, वो कहाँ चले गए पता नहीं। अच्छा, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, यहीं पर थे अभी। हाँ, चलो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। आपका बहुत सुंदर सेशन रहा। और हाँ, तो आप बता दीजिएगा, मतलब आपको जब भी कन्वीनियंट हो, और वो कहीं जैसे टूर वूर आपका लगता है तो आप मैसेज कर दीजिए, कोई मैटर। जरूर ठीक है, नहीं तो रेगुलर आपका वेट रहेगा फिर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो, जय श्री कृष्णा सभी को। ओके जी, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण।